इसके बाद कोई नया डाटा नहीं आया क्या? नहीं, इसका वो ले लेंगे। ये डाटा बहुत लेट में आता है लैंड यूज का। लैंड यूज पैटर्न चेंज जो होता है, तो हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो भू उपयोग मतलब किसी कंट्री की, किसी देश का जो हमारा जो लैंड एरिया है उसका किस चीज़ में उपयोग आ रहा है। तो हमारे को ओवरऑल मोटा मोटा इतने इस क्षेत्रों में हमारा यूज होता है, हमारी ज़मीन किस में यूज हो रही है। ठीक है, अब इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हमारा 46.10%, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। सकल बोया गया क्षेत्रफल जो होता है, एक सकल बोया गया क्षेत्रफल होता है, सकल बोया गया। तो ये जानते क्या है, जब एक भूमि में अगर मान लीजिए कोई इतनी भूमि है, 1 एकड़ है, इसमें साल में एक बार खेती हुई, 1% यूज, तो ये है क्रॉप इंडस्ट्री, तो ये 100% हो जाएगा। अगर इसी को 2 बार बो देंगे तो इससे 200% हो जाएगा, तो ये बढ़ जाता है। साल में अगर एक फसल लेते हैं तो ये फसल वाला 46% भूमि पर हम साल में एग्रीकल्चर करते हैं। अब ये बहुत हद तक किसी देश का ये आर्थिक और वित्तीय हालत, सामाजिक, सांस्कृतिक बहुत चीज़ों को ये लैंड यूज एक्सप्रेस कर देता है। इस समय लैंड यूज चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, कैसे? सबसे बड़ी बात देखिए ये कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र हमारे 46% एरिया पर एग्रीकल्चर होती है, ये 2000 का है डाटा। लेकिन विकसित देशों में जाएंगे तो विकसित देशों में मात्र कहीं 10%, चाइना में तो 12-13% है, कुल क्षेत्रफल का 13% है। अमेरिका में भी ऐसे है, मुझे लगता है अमेरिका में कंपैरेटिवली लिविंगेबल लैंड ज्यादा है, 18% है, 18% लैंड नहीं है। टोटल एग्रीकल्चर लैंड पे इतने पर खेती होती है, वहाँ पे हमारे पे 46% होती है। इसका मतलब ये है कि हम खेती पर बहुत बुरी तरह से निर्भर हैं, खेती पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। ये लैंड यूज पैटर्न आपको बता देगा कि हमारे देश की हालत कैसी है। तो हमारे देश की हालत ऐसी है कि हम जब यूज कर रहे हैं खेती बाड़ी, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में आता है क्या क्या, इसमें खेती बाड़ी, बाग, लट्ठे, खदान, फिशिंग, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारी भूमि का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और प्राइमरी सेक्टर की भी एक विशेषता बताएंगे। और तो इसमें यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा है, यानी कि हम आर्थिक विकास में पिछड़े हैं। क्योंकि जैसे जैसे कोई देश की अर्थव्यवस्था विकास करती जाती है तो इस क्षेत्र पर निर्भरता हमारी कम होती जाती है, इस पर कम होती जाती है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, और टर्शियरी तृतीय क्रियाकलाप में आप, स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, तृतीय क्रियाकलाप में होता है सर्विसेज। तो हमारी ज़्यादातर भूमि इस क्रियाकलाप में लगी हुई है, देखिए एग्रीकल्चर में लगी हुई है, यानी कि। और दूसरी बात, जब अर्थव्यवस्था, सुनते जाइए, थोड़ा सुनते जाइए, जब अर्थव्यवस्था विकास करती है तो इसका जो टोटल जीडीपी में है इसका शेयर घटता जाता है, इन दोनों का बढ़ता जाता है। जैसे कि हमारी है जीडीपी इस समय कितना है, जीडीपी का 18.3%, कितना, अच्छा जीडीपी एग्रीकल्चर का 18.3%। चलो ठीक है, मान लेते हैं राउंड फिगर में। 1950 में इसका रेशियो था 52%। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय था, इसका योगदान जीडीपी में योगदान है 55 कुछ था, 55.52 इतना था, मोर देन 50% था। ये इनके सेक्टर बहुत इससे कम थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो जीडीपी में योगदान कम होता जाता है। हेलो, तो आएगा ही, व्यवस्था कर रहा है। तो यार हमारे पास इसको
तुम्हारा नंबर मेरे सरिया निकाल, तुम्हारा नंबर शेयर कर रहा है उससे फोन करना। तो ये चीज है, तो ये इसका चेंज घटता जाता है, लेकिन इतना अभी भी हमारे, इसको मिटा दे हैं। चलिए, जो 1950 में 55% था इसका योगदान, अब घट के कितना हो गया? 18 कितना होता है? 0.03% हो गया। जीडीपी में योगदान हुआ है, जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान पहले इतना था, अब जाके इतना हो गया है करीब 2024 में ये हो गया। और ये जीडीपी का 1950 में था, 50 में। तो इस सेक्टर देखिए घट रहा है, इसका मतलब देश में विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारी जनसंख्या, हमारे देश में जीडीपी में तो योगदान इसका घटा है, लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था ऐसी है, निर्वाहक अर्थव्यवस्था कहिए कि भरण पोषण के लिए हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन करीब 58% है। अभी 45% रोजगार पर निर्भरता, रोजगार पर, एग्रीकल्चर के सेक्टर पे करीब 58% तक लोग, हमारी जनसंख्या इसी सेक्टर पर निर्भर है। यानी कि अभी भी कृषि में जो कि प्रचंड बेरोजगारी है, तो उस पर निर्भरता हमारी इस पर बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोजगार के अवसर नहीं, क्योंकि इन क्षेत्रों का इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ, सभी सेक्टर का विकास नहीं हुआ। तो हम अभी भी, जो उन्होंने बताया था, जो अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करती है, उसको क्या, कौन सा सिद्धांत है? नहीं, बात नहीं, जैसे प्राइमरी टेक ऑफ स्टेज, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी स्टेज होता है, प्री टेक ऑफ होता है, बड़ा नाम अर्थशास्त्री का बोल रहा हूँ मुझे, तो अभी कोई बात नहीं। तो ये हमारी इस बात को डिपेंड करता है कि हमारी जो लैंड यूटिलाइजेशन होता है प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा हो जाता है। इसका एक कमी ये है कि इसमें कृषि में निर्भरता है, अभी निर्भरता की बात है ना 58%। हाँ, 58% जनसंख्या निर्भरता नहीं है, कृषि में लगी हुई है, कृषि में लगी हुई है। हाँ, और रोजगार की बात अलग आ जाएगी, रोजगार की अलग बात है, उतने लोग रोजगार की बात है। तो देखिए 3% हो, तो हम कह रहे थे कि इतनी परसेंट जनसंख्या लगी हुई है, 58% जो है खेती पर निर्भर है, खेती बाड़ी में लगी, उनको रोजगार नहीं मिला। क्योंकि आज हमारे एक होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। इसका मतलब ये होता है हमारे कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, यानी कि अगर हमारे खेत में एक खेत है, इसमें 10 कुंटल गेहूं उत्पादन हो रहा है, 10 कुंटल, और इसमें 2 आदमी लगे हुए हैं या 2, तो 4 इसमें और लगा देंगे, यानी कि अगर 6 लग गए हैं बराबर, 6 आदमी लगे हुए हैं, तभी 10 ही कुंटल हो रहा है। तो जब 2 आदमी काम कर रहे थे तो एक व्यक्ति का उत्पादन कितना हुआ? 5 कुंटल हुआ, 5 कुंटल, 5 कुंटल। अब इसमें 6 व्यक्ति लग गए तो बचेगा, और इन 4 व्यक्ति को अगर निकाल लेंगे तब भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उत्पादन 10 ही कुंटल हो रहा है। तो ये 4 लोग तो बेरोजगार हैं, इनकी उत्पादकता तो शून्य है, इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है जो डिपेंड करता है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र पे, थोड़ा आ जाइए आप लोग, शुद्ध बोया क्षेत्र है, विश्व में औसत है 32%, विश्व में, पूरे विश्व में 32% है। अमेरिका में 40%, यूएसए में हम थोड़ा तुलना करें 40%, सोवियत संघ में 27%, एग्रीकल्चर में, हाँ,
अमेरिका में सब 40%। अमेरिका में 40, यूएसएसआर में, रूस में 27%। किस पर निर्भरता? हाँ, ब्राजील में 16, ब्राजील में 16%, कनाडा में 6.4%, कनाडा से कितना था? और इंग्लैंड में 7%, बेल्जियम में 11, केवल खाली नोट लिखिए मत, खाली जान लीजिए। और रसिया में 27। हाँ, तीन चार कंपेयर करके ठीक है। बस बस हो गया, इतना बहुत है। नीदरलैंड में 14, जापान में 17 है। 16% किसमें होता है? ब्राजील। ब्राजील में 12। ब्राजील। हाँ, लैंड यूटिलाइजेशन हुआ, जो चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हिल क्यों जा रहा है भाई, मैं समझ नहीं आ रहा। लिखने की आदत पड़ी। देखिए 1950-51 में जो ये वाला क्षेत्र था मिलियन हेक्टेयर में 118 मिलियन हेक्टेयर था, मिलियन हेक्टेयर। लेकिन प्रेजेंट वर्तमान समय में ये 2000 ये है डेटा है 2000, ये सब अपडेटेड है, आपने बताया था कुल शुद्ध बोया गया तो 118 है। 118 मिलियन हेक्टेयर था। कुल हाँ, 2014-15 में इसका डेटा था, 2014-15 में ये हो गया था 140। थोड़ा हम चेंज करें ना, लेट 44 है इसमें, 44 40% में 40, अपडेटेड है ये। अपडेटेड 44 हो गया, मिलियन हेक्टेयर है। देखिए, तो देखिए इसमें लैंड यूज में होता है, जो कृषि का जो विस्तार हुआ है, कृषि का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ है। कितना हुआ विस्तार? इतना इसलिए हुआ है विस्तार कि हमारे पास जब जनसंख्या बढ़ी तो बहुत सिंचाई की सुविधाओं का विकास हुआ। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने क्या किया कि प्रतिभूमि है उसको कम किया, जंगल है उसको काट के उस पर खेती का विस्तार कर लिया। खेती का विस्तार करने से इसका जानते हैं क्या असर हुआ? कहाँ विस्तार हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में पूरी तरह से वनों का सफाया कर दिया गया। इन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। तो ये जो 118 मिलियन हेक्टेयर से 144 मिलियन हेक्टेयर क्या होता है? भूमि हो गई। ये परसेंटेज वाला छोड़ दीजिए, इस पे आ जाइए। इसमें मध्य प्रदेश नहीं आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में उतना नहीं हुआ था, सेकंड नंबर उनमें ज्यादा पहाड़ी वहाड़ी है, सब पहाड़ी वहाड़ी है ज्यादा था। इन क्षेत्रों में चूंकि मैदानी है। उसके अलावा जब भारत का विभाजन हुआ तो वहां से जो आने वाली पॉपुलेशन है तो उनको बसाने के लिए जो तराई क्षेत्र है इंडिया का, तराई क्षेत्रों में वनों का बहुत ज्यादा, तराई क्षेत्रों में वनों का सफाया किया गया। वनों का सफाया करके कृषि का विस्तार किया गया। यानी कि हमारी मजबूरी है कृषि का विस्तार करना। एग्रीकल्चर लैंड में बहुत दूसरे इन क्षेत्रों में होने वाले वन था, कृषि था, ये परतीय चारी भूमि थी, इनका क्षेत्रफल कम हुआ, इसका बढ़ गया। वन का क्षेत्रफल कम हुआ तो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, खाने के लिए हमें खाद्यान्नों पर निर्भरता है, अन्य क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। तो उसी इंटर में ये हमारा चेंज हुआ। दूसरी बात थी एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र था जो 13% था तो वो 53% हो गया। उससे ज्यादा जरूरत नहीं लैंड यूटिलाइजेशन में। इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वृद्धि होती है, इसके बाद आते शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वन क्षेत्र थे। वन क्षेत्र आप देख रहे हैं कितना है? जब 1988 में पॉलिसी बनाएगी तो ये बताया कि 33% भाग पर वन रहने चाहिए, लेकिन 33% वन करना होकर 22% का ही वन है। 067 हाँ, 22.06 पुराना डेटा है। हम केवल इसमें लैंड यूटिलाइजेशन हमारा कैसे चाहिए आपको ये देखना है। तो वन क्षेत्रफल हमारे घटते गए, 32% बढ़ गए। और इसका क्या हुआ? कृषि प्रसार के कारण वन क्षेत्रफल घटे। अगर कृषि का विस्तार न होता तो कृषि क्षेत्र वन क्षेत्रफल न घटते। और कहाँ इनका विस्तार हुआ? इन राज्यों में। इन राज्यों में पूरा वनों का सफाया किया गया। तो ये क्षेत्रफल जो हमारी पॉलिसी थी 88 में, तो उसमें 33% वन होने चाहिए, लेकिन वो गए घट गए। कृषि का प्रसार हुआ। आज भी देखिए बाग बगीचे हैं, कट के वो खेतों में बदलते जा रहे हैं। बदलते जा रहे हैं कि नहीं बदलते जा रहे हैं?
बाग बगीचे हैं वो सब हैं, जंगल हैं सब कट के। हम लोग बचपन में देखे थे जो भी अगल बगल बहुत सारे बाग थे, उसमें कब खेलते होते थे, जाते थे बाग में, कहीं कोई बाग नहीं बचे हुए। तो बाग बगीचे कम होते जा रहे हैं निरंतर। और क्यों कम होते जा रहे हैं? क्योंकि इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी कुछ हम बातों पर और चर्चा करेंगे आगे। तो इसमें कृषि प्रसार के कारण ये हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के अभियान द्वारा ये, लेकिन अब जो वानिकी कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो वानिकी कार्यक्रम चलाए जाने से इन राज्यों में थोड़ा सा वनों का विस्तार हुआ। यूपी में कितने % जंगल है? यूपी में 6 बताइए, 8 के आसपास है। पंजाब हरियाणा में 4-3 ऐसे है, सबसे कम हरियाणा में है, क्योंकि पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि ये वाली है। हम देखिए कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि वो होती है, हम क्या करते हैं, अपना आवास बनाते हैं। अब हरदोई शहर बसा हुआ है, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये बड़े बड़े जो शहर बसे हुए हैं, इनका जमीन पर ही तो बसे हुए हैं। तो अधिवास बनाते हैं, परिवहन के साधन, हम इतनी चौड़ी जो रोड निकालते हैं, अगर हमारी जमीन रोड पे निकल गई, रेलवे ट्रैक बिछता कितना चौड़ा जाता है, उसके अंदर जमीन निकलती नहीं निकलती है, आपका जा रहा है, तो उसमें जमीन निकलती है। परिवहन में नहरें खुदाई करते हैं हम लोग, तो उसमें एग्रीकल्चरल लैंड है, तो जिसमें हम खेती बाड़ी कर सकते थे, वो नहर खोद दी हमने, उसमें पानी बहने को कहाँ कर सकते हैं। कौन सा कोई कमेटी है कहता था भाई हमारी जमीन में सूखा पड़ गया है, तो कहते ठीक है तुम्हारी जमीन में सूखा पड़ गया है, तो जो हमारी नदी बह रही है, नदी के नीचे वाली भूमि सब इनको दे दो। अरे कोई ऐसे कमेटी, नदी के नीचे वाली भूमि इनको दे दो, वहाँ पे पानी बहुत रहता है, उसमें कैसे करेंगे। फिर है नहरें बन गई, खदान हो गए, ये सब क्या होता है कृषि में। कृषि के अलावा ये कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि है, ये इस तरह की भूमि 14% है देश में। अब नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, स्टेट हाईवे निकल रहे हैं, रेलवे ट्रैक निकल रहा है, आपका नहीं निकल रहा, हवाई अड्डे बन रहे हैं, इतने बड़े सब आवास बने, शहर बस रहे हैं। आजकल इनका जो अधिवास है, अधिवासों का तो बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। आप लोग जानते हैं कृषि योग्य भूमि को अगर जो शहरों के किनारे हैं, तो इनको आवासीय बदलने के लिए एक लैंड लॉ की धारा थी पहले 143 इसके द्वारा कृषि भूमि को अधिवासी घोषित की जाती थी। धारा लैंड लॉ की धारा 43, अब वो 80 धारा हो गई। धारा 80 में हाँ, अब उसका नाम धारा बदल गई, कानून बदल गया। अब किसी एग्रीकल्चरल भूमि को आवास बनाने के लिए, अगर ग्रामीण आबादी शहरी आबादी के किनारे, शहर के आसपास जो शहर का विस्तार हो रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए सरकार से कानूनन इस 80 धारा 80 के अंतर्गत, लैंड लॉ की धारा 80 के तहत उसको अधिवासी घोषित करवाना पड़ेगा, नहीं तो अवैध होगा। अगर आप अपनी भूमि में बैनामे में नहीं बना, किसी दूसरे से खरीद के बना रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है, इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि ये इसलिए किया जा रहा है कि जब बहुत बड़ी तेजी से नगरों का विस्तार हो रहा है, नगरों का विस्तार होने से बहुत उपजाऊ भूमि होती है, वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, अरे आवासों में कन्वर्ट होती जा रही है। उसमें पार्क बनेंगे, रोड बनेंगे, सड़कें बनेंगी, तो हमारे खाद्यान्नों को जो जमीन कम हो जाएगी, तो खाद्यान्न हमारे लिए कम पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ होगा, जबकि हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा इस पे है। दूसरी बात, एक थोड़ा आंकड़ा लिखिए, इसमें 9.36 मिलियन हेक्टेयर भूमि थी अधिवासों के अंतर्गत 1950-51 में। 9 इसमें थे अधिवास के अंतर्गत। अब ये 1950 को बढ़ के जाते 36.16 हेक्टेयर 2014-15 में 36.16 हेक्टेयर हो गई है, मिलियन हेक्टेयर, यानी कि अधिवास में। हाँ, इतना अधिवासों में 4 गुना अधिवासों की वृद्धि हुई है। भाई 4 गुना जनसंख्या भी तो बढ़ी है हमारी, तो 4 गुना अधिवास भी बढ़े हमारे। और ये जमीन कहाँ से कम हुई, उसका 1950 था, इसका अभी वर्तमान का है 2014-15 का है, 36-2014-15 इतनी वृद्धि हुई है।
अब आते हैं प्रतिभूमि, इसको बिठा दें। समझ रहे हैं ना हमारा लैंड यूज कैसे चेंज हो रहा है, लैंड यूटिलाइजेशन। हम लैंड को यूज उस तरह वहां पे करें जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, अधिकतम। बात समझ रहे हैं? आप एक लैंड लिए रोड के किनारे, ये मार्ग जा रहा है, इस पर आप बना के रह रहे हैं, 50 लाख की मकान लिए, 50 लाख रुपए का घर लिए और इसमें आप बढ़िया सुंदर घर बना के रहने लगे। इसमें आपको 10,000 रुपये किराया बचने लगा, मान लो हर कोई के बता रहा है 10,000 किराया बचने लगा। अब इसी भूमि को उपयोग हम कर रहे हैं दुकान के लिए, हम दुकान के लिए कर रहे हैं। इस पर किराया 50 लाख की लगाया, मान लो इसका हमें 50,000 रुपये किराया मिलेगा, महीने में 50,000 रुपये किराया मिलेगा, रोड पे है मान लीजिए। तो इसका यूटिलाइजेशन चेंज किया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। कृषि में पूंजी और लाभ अनुपात बहुत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी खेती में पूंजी तो बहुत लगी हुई है, लेकिन उस पर उस अनुपात में लाभ नहीं मिल रहा। सपोज दैट आपके पास अगर 10 बीघे जमीन है, उसकी कीमत 40 लाख रुपये है। 10 बीघे जमीन है, 40 लाख इसकी वैल्यू है। 10 बीघे जमीन में कितना आपका हो जाएगा फसल एक साल में? कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपए का। 2,40,000 या 2,50,000 हम 2,40,000 2,40,000 जिसमें से 1,20,000 दे दिए उसको बटाइए को, और मतलब बटाइएगा 1,20,000 हम इतना ही काउंट करते हैं, खुद अपने हाथ से कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं। लेकिन ये 10 बीघे 40 लाख लगा के आप व्यापार करेंगे तो 40 में 1 ईयर का इसका ब्याज जोड़ लेते हैं 40 लाख का, जो बैंक में हम जमा करेंगे। खाली व्यापार छोड़ ही दीजिए, 12% सेविंग अकाउंट में इसमें हम लोग जैसे पर्सनल लोन लेते हैं 10-12% है। अगर 10% हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हुआ? 4 लाख हो गया, है कि नहीं है? अगर ये व्यापार भी लगा देंगे, एक दुकान अगर 10 लाख का ले दुकान है तो उसका किराया इसमें चल रहा है में 50 रुपये स्क्वायर फीट, यानी कि 1,000 का अगर है, 1,000 एरिया है रोड पे, यहाँ पे उसका किराया पूरा कर लीजिए, इसका कितना हुआ? तो 50,000 रुपया, 5,000 रुपया हुआ, नहीं 1,000 रुपया 50,000 रुपया, 50,000 हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा। तो लैंड यूज का देखिए, यूज करते हैं आप, मकान बना कर रहते हैं या कमर्शियल करते हैं, रेंट पे लेते हैं, वही भूमि। पूंजी देखिए कृषि में कितनी लगी हुई है, हमारी जमीन लगी हुई है, पूरा हमारा श्रम लगा रहा। अगर वही हम खेती बाड़ी करते हैं, ये व्यापार करते हैं, आज जापान के पास कितनी भूमि है? उसके बाद जापान के पास कितनी भूमि है? उतनी है, उत्तर प्रदेश में नहीं 2,77,000 है उसका क्षेत्रफल है, या 2,40,000 करीब उत्तर प्रदेश का है। कोई कृषि योग्य 10% है कृषि योग्य भूमि उसकी, उत्तर प्रदेश में तो पूरी है, लेकिन क्या है व्यापार पर करके बहुत डेवलप। अब आते हैं हम लोग प्रतिभूमि है। प्रतिभूमि में 2 तरह की प्रति होती है। लेकिन सर उसमें लैंड ज्यादा भी तो होता है। अभी ये दुकानियां एक छोटी सी खरीद ले शहर में, हाँ, और वो 10 बीघे की जमीन, उसमें न जाने कितनी दुकानियां बन जाएगी। तो दुकानियां कौन लेने जाएगा गांव में? उस गांव में आने वाले समय 50 साल 60 साल 100 साल बाद पता चले वहाँ डेवलपमेंट हो जाए। तो यहाँ भी तो होगा सीरियस ही होगा, तो वो बचने रहेंगे नहीं तो होगा तो यहाँ भी। खैर वो चलिए आने प्रतिभूमि होती है। देखिए 2 तरह की, नई प्रति और पुरानी प्रति। पुरानी प्रति मतलब जिस पर खेती नहीं होती है, तो नई प्रति 1 से 2 वर्ष होता है, वर्ष अगर उस पर खेती नहीं होती उसको नई प्रति कहा जाता है। पुरानी प्रति होती है 2 से 5 वर्ष, इसमें 2 से 5 वर्ष कोई फसल नहीं उगाई जाती जमीन पे, वो पुरानी प्रति कही जाती है। आप लोग सुने चौमासा, सुना है? चौमासा जो एक सीजन नहीं बोई जाती है फसल, चौमासा एक हम लोकल यहाँ चौमासा कहते हैं। चौमासा है एक सीजन में, एक फसली सीजन में जब नहीं खेती तो उसको चौमासा कहते हैं। नई प्रति पुरानी प्रति से क्या लाभ? हम बता रहे हैं अभी, तो यही तो काम की चीज है, थोड़ा सा लैंड प्लेजेस पढ़े। नई प्रति और पुरानी प्रति, नई प्रति में वृद्धि हो रही है, पुरानी प्रति में कमी हो रही है। क्यों हो रही है?
नई परती में भूमि में वृद्धि होना ये अच्छी चीज नहीं है। इसलिए नहीं है, नई परती में क्यों वृद्धि हो रही है, ये दोस्तों सीखने के लिए हो रही है। जब हरित क्रांति आई, नहरों से सिंचाई हुई तो ऊसरीकरण हुआ जमीन का, वाटर लॉगिंग की समस्या हुई, नहरी सिंचाई की जरूरत है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से हरित क्रांति की तमाम से पर्यावरणीय समस्याएं, उसमें साल्ट जमा हो जा रहा है। इन कारण से जो हमारी अच्छी भूमि थी वो नई परती बदलती जा रही है, दोबारा उसको रिकवर हम नहीं कर सकते। पुरानी परती थी, उस पर हम क्या करते हैं, पुरानी परती को हम लोग अपने जोन के अंतर्गत ला के उसमें हम कमी करते जा रहे हैं। हेलो, अभी रुक जा बेटा, हम क्लास में। तो ये नई परती में वृद्धि हो रही है, पुरानी परती में कमी हो रही है। इसके एरिया में इसमें है, बता रहे हैं कितनी कमी हो रही है, 8%। जहां वर्तमान परती की क्षेत्र वृद्धि हुई है वहीं हर परती का कम हुआ 10.5%। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के विकास से और किसानों की छोड़ने के जब कुछ नहीं हो रहा छोड़ दे रहे हैं। तो रीजन इसमें सबसे ज्यादा परती छोड़ने की प्रवृत्ति है राजस्थान, तमिलनाडु, सबसे ज्यादा परती भूमि राजस्थान। और दूसरे पर राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु, यानी पुरानी परती छोड़ने में तो कमी आ रही है, क्योंकि सुविधाओं का जहाँ पे ऐसा होता, सिंचाई की सुविधाओं का विकास नहीं होता था तो जमीन परती रहती थी। सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, नहर निकाली गई, नलकूप, वाटर ट्यूबवेल लगाया गया, तो पुरानी परती को हमने खेती में ले लिया। लेकिन जो पहले से खेती में भूमि उपयोग हो रही थी उस पर क्या हुआ, अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उसमें उत्पादकता कम हो गई है, इसलिए वो परती छोड़ दे रहे हैं 2 साल के लिए, तो इसमें वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है, हमारे जो मृदा की सेहत को शो करता है। ये प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक चीज है कि नई परती बनी, यानी कृषि योग्य भूमि आपको परती में बदल रही है, ये चीज है। दूसरी बात है, हाँ, नई परती भूमि बढ़ रही है ना, नई परती भूमि बढ़ रही है, पुरानी परती क्षेत्र में कमी आ रही है। और नई परती भूमि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं, सिंचाई सुविधाओं के कारण ऊसरीकरण हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पंजाब के गुरदासपुर और एक जिला और है होशियारपुर, गुरदासपुर जिले में खेती हुई, वहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का इतना ज़्यादा प्रयोग हुआ तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे जिंक हो गया, तो जिंक को उसने जब ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो जिंक उसी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी खींचता है, मॉलिब्डेनम, जिंक, तमाम सारी आयरन फसलों में होता है। और चूंकि ये हम उतना डालते नहीं हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो गया, उसमें जिंक की कमी हो गई, तो पूरा 2 जिलों में पट्टी बनी, उत्पादकता घट गई। हरित क्रांति में इतना ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से, रासायनिक उर्वरकों के हम 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए, मैक्रो, मेसो, माइक्रो एलिमेंट। तो बड़ा वाला तो है जिसमें नाइट्रोजन वगैरह हो गया, हम नाइट्रोजन, डीएपी वगैरह हम डाल देते खेतों में, तो जब डाल देते हैं और शोषण करने की क्षमता पौधों की बढ़ जाती है, तो नाइट्रोजन हम डाल देते हैं और शोषण कर लेता है। लेकिन हम जिंक, मॉलिब्डेनम, फेरस, बहुत सारे ऐसे जो माइक्रो बहुत कम मात्रा में पौधों के लिए जरूरत होती है, जिससे रोग हो जाते हैं, वो हम बाहर से नहीं डालते हैं। तो जमीन में जब डालते हैं तो जब ये बड़े वाले नाइट्रोजन हम डाल, नाइट्रोजन खींचा, उसी अनुपात में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को खींच रहा है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो गया मृदा में। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो गया तो फसलें कम होनी। तो गुरदासपुर, होशियारपुर जिलों में जिंक की कमी से, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों से 2 जिलों में उत्पादकता घट गई है। अरे बीजों भी बता दीजिए, माइक्रो और माइक्रो एग्रीकल्चर वाला आगे आए तो बताएंगे, अभी न तो मिस में हो जाएगा, अभी लेवल पर लगेगा। हम 16 पौधों को 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बोला गया 16 चाहिए। हम बता दें, नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस, मॉलिब्डेनम, जिंक, ये कुछ चाहिए। सबसे ज्यादा मतलब नाइट्रोजन चाहिए, पोटास है, कैल्शियम, ये सारी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है, जो बाकी जो भूमि है इसमें देखिए, ये वाली है, कौन सा है, चारागाह है, नहीं 4 तो बंजर भूमि है ये, हाँ, तो ये बंजर भूमि, कृषि बेकार भूमि है, ये 4% 5 सम्मिलित है। अब ये सबसे ज्यादा
बेकार भूमि है वो है, ये कैसी बेकार भूमि है? जो खराब हो जाए, अनुपजाऊ। अरे यहाँ पे सब वो होते हैं क्या, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी हो, झाड़ीदार बन जाए। झाड़ीदार हो, दलदल हो, तो इस तरह की भूमि है। इसमें सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है, कृषि भूमि बेकार है 40% है। कहाँ पे? और ये किसके अंतर्गत आते हैं लगभग? बंजर भूमि हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश में नहीं बंजर भूमि है, बंजर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सब हिमाचल प्रदेश बंजर भूमि सबसे ज्यादा राजस्थान में है, राजस्थान में। राजस्थान गुजरात में जो कच्छकरण है वो सब क्या है? वही तो है कच्छकरण, उसमें कुछ फसल होती है, अनफर्टाइल है। दूसरी बात होती है, अब आइए चारागाह होते हैं हमारे। ये चारागाह के अंतर्गत ये फसल है, ये एरिया है 3 पूरे एरिया इस पे चारागाह है। भारत में करीब 52 करोड़, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 52 करोड़ पशु हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा पशु हैं। 15% भारत के पास विश्व का, लेकिन 52 करोड़ पशु हैं भारत में। 5वीं पशु जनगणना कुछ दिन पहले हुई थी, 6ठी पशु गणना। अब इतने बड़े पशुओं के लिए, विशाल संख्या पशुओं की, इनके लिए चारागाह भूमि बहुत कम है, 3.4 है। इसका रिजल्ट क्या पड़ता है लैंड यूज पे? अगर हमारे पास चारागाह नहीं रहेंगे तो पशुओं के पास चारागाह न होने, देश के पास चारागाह योग्य भूमि न होने से इसके जो आपका पशुधन है, डेयरी है, मिल्क है, इसके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चारागाहों के अंतर्गत कम भूमि होने के कारण, आज तो तेज नहीं चल रहा हूँ, सही चल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स को एनालिसिस कर रहे हैं, तो चारागाहों के अंतर्गत कम भूमि होने के कारण पशुओं को सही पौष्टिक चारा नहीं मिल पाता है, इसलिए उनकी दुग्ध उत्पादकता कम है, पशुधन, और हमारे पशु कमजोर हैं, जिनको साल में, जैसे हमारी भैंस है 3-4 महीने दूध देती है, जो बहुत है वहाँ पे उनकी भैंस है एक बार जो बच्चे देती है तो 6-7 महीने दूध देती है। कोई देसी गाय 1 ही महीने दूध दे, 2 महीने दूध दे, जर्सी गाय 5-6 महीने 7 महीने दूध देती है। कैसे कितना देती है, क्या महीने देती है एक बार बच्चा देने में? जर्सी गाय लगभग 4-5 महीने 4-5 महीने देती है, देसी गाय 1 महीने सूख जाएगी, कहते भी सूख गई। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम है, और भूमि कम होने से हमारे पशुधन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए पशुधन में हमारे पास इतने पशु हैं, 52 करोड़ पे, दुनिया के सबसे ज्यादा पशु हैं, 15% है कि नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनकी उत्पादकता बाकी की तुलना में कम है। इसका क्या है? 2.4%। हमारे ज्यादातर पशु को क्या खिलाया जाता है? चारागाह कम होने की वजह से जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट होता है, कृषि अवशिष्ट होता है, जैसे भूसा, पुआल, तो कृषि में बचे हुए जो अवशिष्ट बाई प्रोडक्ट होते हैं उन पर पशु हमारे जीवित रहते हैं। जैसे भूसा है, आपको देखा है, भूसा रखता है, पुआल, पैरा है, और बहुत सारी चीजें निकलती हैं खेती योग, तो ये इस पर डिपेंड करते हैं कि उतना पौष्टिक नहीं होता है इस भी, तो हमारे यहाँ मिश्रित कृषि पाई जाती है। इसीलिए चारागाह कम होने के कारण हमारे यहाँ मिश्रित कृषि पाई जाती है कि आदमी अगर खेती करता है तो उसके साथ साथ पशुपालन भी करता है, क्योंकि कृषि में बच्चे जो बाई प्रोडक्ट होता है वो पशुओं को खिला देता है और पशुओं का इस्तेमाल कृषि में करता है। जैसे उसका गोबर खाद वगैरह खेत में डाल दिया, उसका हल जोतने में इस्तेमाल किया, बोझा ढोने में इस्तेमाल किया, तो ये दोनों है मिश्रित कृषि हो गई। मिश्रित कृषि का मतलब क्या हुआ? पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ होते हैं। तो लगभग कोई भी अगर किसान है तो उसके पास एक पशु जरूर होगा। न तो हमारे यहाँ व्यापारिक कृषि होते, व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन क्या हुआ? केवल पशुपालन करेंगे और वही बेचने के लिए। तो पशुपालन पर, हाँ बताइए। पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि सक्रिय कृषि वाला क्षेत्र है ना, सक्रिय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सक्रिय, हाँ, कृषि योग्य राज्य कौन सा है? कृषि योग्य भूमि वाला राज्य, सक्रिय, एक्टिव कृषि वाला भूमि वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए थे नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और शायद था इसमें आंध्र प्रदेश। नागालैंड यार हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, वहाँ से बना एक्टिव को मतलब वो जो ये तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है वो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और मैं सारे क्वेश्चन उसी से पूछूंगा पीवाईक्यू से। एक्टिव जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कृषियों की भूमि, एक्टिव कृषियों की भूमि मतलब जो कृषि में ज्यादा संलग्न हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, तो एक्टिव कृषि लोग तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितनी पॉपुलेशन है?
तो क्वेश्चन का आप कुछ और होगा, एक्टिव क्या होगा ये कैसे हमें ये पूरा बताइए, पूरा दिखाइए। सक्रिय उसमें दिया था, मैं वैसे ही बता सक्रिय सकता से हूँ। मैं मतलब ये हो सकता है कि स्थानांतरित और स्थानांतरित से हो सकता है बहुत सारी चीजें उसमें कई सेंस निकल है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो चारागाहों को प्रभावित पड़ता है। सबसे ज्यादा चारागाह हिमाचल प्रदेश में है, सबसे ज्यादा चारागाह हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा चारागाह। हाँ। मैदानी भागों में चारागाहों की भारी कमी मिलती है, केवल पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा और पहाड़ों पर। मैदानी क्षेत्रों में चारागाह की भारी कमी मिलेगी। अगला बच्चा बाग बगीचे। इसका लिखिए, चारागाह क्षेत्र में कमी के कारण पशु उत्पादों पर। सर आप हेडिंग दिलवाइए, बोलते जैसे समझ में आ रहा, किसमें मेंशन है। अरे केवल इसमें मेंशन नहीं करना है यार, केवल इसको लिखने वाला कोई चीज ऐसा नहीं, केवल कंसेप्चुअल चीज समझ लीजिए। आप बेकार के लिख रहे हैं, हमको पेपर लिख के दे देंगे, ये न लिखिए, पहले सुनिए गौर से। जो एक सबसे अधिक चारागाह की भूमि हिमाचल प्रदेश में नोट कर लीजिए, ठीक है। चारागाह की है, पहले सुन लीजिए। चारागाहों के अंतर्गत जो ये भूमि है पूरे इंडिया में कम है, इसका प्रभाव पशु उत्पादकों पर पड़ रहा है, ये आप सुन लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बाग बगीचों के अंतर्गत जो भूमि है 1.1% है, ये भी कम है। और ये सबसे ज्यादा है कहाँ? नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा वगैरह में बाग बगीचे जो हैं उधर ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा अभी भूमि उपयोग नीति, भूमि उपयोग नीति अब हेडिंग डालिए। हाँ, 1988 बनाई गई थी भूमि उपयोग नीति, हेडिंग भूमि उपयोग नीति 1988 में। इसके अंतर्गत 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसके अलावा 23% होना चाहिए। इसमें इस नीति में क्या, अधिवासों, परिवहन मार्गों, ऊर्ध्वाधर आयाम में, अधिवासों और परिवहन मार्गों के ऊर्ध्वाधर आयाम में वृद्धि कर अकृष्य लिख रहे हैं यहाँ पे, अकृष्य भूमि की वृद्धि को, ये जो 14% वाली है इसको रोकना, कम करना। उदग्र कैसे करेंगे अब बताइए? अधिवासों परिवहन मार्गों में उदग्र आयाम में, उदग्र मतलब तो ऊर्ध्वाधर आयाम में वृद्धि करके ये जो है इसकी वृद्धि को रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? जैसे अगर सुनिए, एक मंजिला मकान बनाए, 2 मंजिला मकान बनाएंगे तो शहरों का प्रसार होता जा रहा है। जैसे दिल्ली है तो शहरों का जब प्रसार होगा तो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उस पर आवासीय में बदलती जाएगी। लेकिन वही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे फ्लैट सिस्टम दिल्ली वगैरह में 10 मंजिला, 100 मंजिला, 20 मंजिला बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऊपर नीचे लोग रह सकते हैं उदग्र व्यवहार करके। तो क्या होता है, जब उतना बनाएंगे, एक फ्लैट बनाएंगे 20 मंजिला बना दिए तो उसमें 20 परिवार रहेंगे। अगर एक मंजिला इतनी एरिया में, अगर उतनी ही एरिया को अगर एक मंजिला बनाएंगे मकान तो 20 गुना जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। और जैसे सड़कें हैं तो परिवहन मार्ग हैं, इनके विकास को कैसे करेंगे? इनको फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर, जैसे लखनऊ में नहीं बना। हाँ, इस करके इनके व्यवहार में वृद्धि करके ये नीति बनाई गई 1988 में कि ऐसे करके इस भूमि को हमें कम करना है करके। और दूसरी बात है बहुफसली, देखिए बहुफसली क्षेत्र में वृद्धि करके,
सो गई। थोड़े समझने वाली चीजें, बहुत ज्यादा लिखने वाला नहीं है इसमें, केवल यही पूछा जाता है। बहुफसली क्षेत्र में वृद्धि करके सस्य गहनता को बढ़ाना, प्रति भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना, बहुफसली समझ रहे हैं, कई फसलों को यानी कि एक साल में एक, जैसे रबी जायद खरीफ की फसल उगाते हैं, तो जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां तो 2 फसल हम ले लेते हैं। तो भारत में अभी भी सस्य गहनता अगर एक पूरे एरिया में, आपको पता कितना है, कोई बताएगा? सस्य गहनता, हाँ बताओ। सस्य गहनता कृषि के, हाँ कल्पना बताओ। 140% है। और वो कैसे ही बढ़ावा हुआ, और केवल भारत में बता रहे हैं ये कैसे % निकाला। जैसे कोई एक एरिया है, इसमें हमने पूरे एरिया में एक फसल लिया, एक वर्ष में एक फसल हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 100% हो गया। साल में हमने एक फसल लिया तो कितना है? 100%। अगर हमें इसी खेत पर साल में 2 फसल ले लिए, साल में हमने 2 फसल ले लिए, एक वर्ष में हम 2 फसल ले लिए, तो इसकी हो जाएगी 200%। पूरे भारत में 140% है, यानी कि पूरे भारत की सभी भूमि पर 2 फसल नहीं ले पाते हम लोग। अगर हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अपने जहां पे रह रहे हैं, तो हम साल में 3 फसल लेते हैं, रबी खरीफ जायद की, लेकिन पूरे देश में केवल हम 2 फसल भी नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? और केवल इसका विस्तार कैसे हो जानते हैं? सिंचाई की सुविधाओं का, सिंचाई के साधन का विकास करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। और हमारे यहाँ देश में सिंचाई के साधन जानते हो 41.2% पर नहीं टोटल, जो ये एग्रीकल्चर अगर 100% मान लें इसको, कौन सा था ये? पूरी 144 हेक्टेयर भूमि है। तो इतनी भूमि के केवल 42% यानी आधे से भी कम भूमि पर हमारे लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगर केवल हम सिंचाई की सुविधाओं का विकास कर देंगे तो ये जो हमारा फसल गहनता है 140 से और बढ़ जाएगा। ये पुराना, ये तो लेटेस्ट है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। 1% बहुत डेटा चेक मत पड़िए, बहुत जितना डेटा नहीं पूछा जाता है। आपका डेटा वही चाहता है जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डेटा होता है, वो डेटा राउंड किधर भी चल जाएगा रिटेल में। मुझे मेंस में लिखना हो तो चल जाएगा, चल जाएगा, मेंस में चल जाएगा, फ्री में चलता है। तो बात एक कुछ क्लियर हुई, ये बात क्लियर। तो सस्य गहनता को बढ़ाना था, और सस्य गहनता हमारे दिन में एक समय कितनी है? 140% है। और अगर 200% हो जाए, यानी कि पूरे कृषि की जितनी भूमि है उसमें साल में 2 फसल। और क्यों? इसकी कमी क्या है? एकमात्र सिंचाई। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो हो जाएगा, सिंचाई सुविधा का विकास। और सिंचाई की उपलब्ध है 41% पर। इसके अलावा क्या करना था? जो प्रति भूमि थी उसको कृषि के अंतर्गत लाना, प्रति भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना। हाँ लिख लीजिए। तो हम लोग पुरानी को तो ला रहे थे, करीब कितनी प्रति थी? 8.1 है। इस भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना, प्रति भूमि को, हाँ प्रति भूमि को कृषि के अंतर्गत लाना। और जो नई प्रति है इसको क्या कहते हैं? अवक्रमित भूमि कहते हैं। अवक्रमित भूमि जो पहले यूजुअली क्या होता है, इस भूमि को सुधार करने के लिए बहुत सारे योजनाएं लाई गई। एक पार्ट आप खत्म हो, अब आते हैं लैंड रिफॉर्म पर। लोग उसमें क्या करते हैं, इसको मिटा दे आप।
लैंड रिफॉर्म ये कहाँ से है? कहाँ से है? सर यहाँ पूरा हो गया। हाँ, ठीक है। लैंड रिफॉर्म 19 अमेंडमेंट नहीं 19 अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट अब तो स्पीड ज़्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया। स्पीड के लिए बहुत परेशान था। देखिए एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर में पढ़े, एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले 2-3 कारक होते हैं। देखिए कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, हमको यही पढ़ना ये वाला। इसमें है हमको ये पढ़ना है स्पेशली, कि हल्का मैं हिंट कर दे रहा हूँ। इसमें उच्चावच, जलवायु और मिट्टी, मृदा, इतने कारक होते हैं। संस्थागत कारकों में क्या क्या आता है उसमें देखिए भूधारिता, लैंड टेन्योर, हमको मुख्यतः यही पढ़ना संस्थागत कारक, इसी में आएगा भूधारिता, लैंड टेन्योर। लैंड टेन्योर, भूधारिता, भूजोत, हाँ भूजोत, लैंड होल्डिंग्स, इसके पास कितनी सीमांत सीमांत से ऊपर है 68% फिर है इसमें इंडियन पीपुल्स और भूजोत हो गया। भूजोत के बाद देखिए चकबंदी, चकबंदी, चकबंदी को होता है लैंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। भूमि सुधार, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। इसमें यहाँ पे भूमि सुधार में क्या क्या होता है, बिचौलियों की समाप्ति, पहले लिख लीजिए हेडिंग, फिर आपको एक बिचौलियों, ये किसी में से सुधार में आएगा। हाँ ये 4 हेडिंग है, इसमें उप हेडिंग है। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे बिचौलियों की समाप्ति। काश्तकारी सुधार, थर्ड है राजस्व नियमन, राजस्व नियमन, राजस्व नियमन। इसके बाद है आपका भूजोतों की अधिकतम सीमा, भूजोतों की अधिकतम सीमा। ये संस्थागत कारक हैं। अच्छा प्रौद्योगिकी कारक में है आपका है वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उन्नतशील बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक वगैरह ये सब आएंगे। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, हाँ जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है, रासायनिक उर्वरक,
नैनो यूरिया डीपी उर्वरक, कीटनाशक, हाइब्रिड बीज, कीटनाशक, सिंचाई, ये सारी चीजें आ जाएगी। इसको नोट कर लिया। इसमें अब काउंटर क्रॉप और बॉर्डर लाइन क्रॉप और क्या क्या बिचौलियों की समाप्ति, ऊपर वाला जो लैंड लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म, लैंड टेन्योर, लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, लैंड रिफॉर्म। इस लैंड रिफॉर्म में ये 4 हेडिंगें हैं। हमको यही पढ़ना है संस्थागत कारण में, ये सारी चीजें ये पढ़ना है। जो लैंड यूटिलाइजेशन हमने पढ़ा, भूमि उपयोग, अब ये हमें चीजें पढ़ना है थोड़ी थी। तो इसके थोड़ा सा हम इतिहास पे जाएंगे। संस्थागत कारण में लैंड टेन्योर का मतलब होता है इसका ओनर, मतलब वो स्वामी। हम बताते हैं, थोड़ा इतिहास में जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे। ऐसा हुआ था कि आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो इन चीजों का नाम सुना होगा। 67 में बक्सर युद्ध के बाद जमींदारी प्रथा ईरान में कौन लाया था? ये कानून वाले प्रथा। ईरान में और रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी फैक्टर मोनोलो और किसके राज्य में लाया गया था? महलवाड़ी, मैकेंजी, महलवाड़ी ये लाया था। आपको पता है सब? इनकी विशेषता क्या थी? स्वतंत्रता के बाद समझे जमींदारी प्रथा में ये क्यों लग जाता है? आप ये इस पे लगो ना, पंच पे करो तो नहीं ठीक होगा। इसमें पंच ये अरे आप उंगली लगाइए मैं जो हाथ नहीं बना, हाथ पे क्लिक करो तो फिर नहीं क्लिक होगा ऐसे। हाँ ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया तो बंगाल में भी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जब दीवानी प्रथा लाया था, तो उस समय जब राजा होते थे, या जो नहीं कहते थे कि अकबर का यहाँ तक राज्य था, अशोक का यहाँ तक साम्राज्य फैला था, अंग्रेजों का साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ तक फैला था, जो लोकल राजा होते थे उनका एरिया ये होता था। इसका मतलब ये होता था कि उस पूरी एरिया पर वो जमीन जो होती थी वो राजा की होती थी। राजा को क्या होता था, उस जमाने के लोग होते थे, क्या होते थे? बटाईदार। पहले 1/3 था, 1/4 था, फिर 1/3 हुआ, 50% हो गया। 50% यानी कि आप वो जमीन आपकी नहीं है, आप केवल जोतने बोने वाले बटाईदार हैं। बाकी जो उसमें जो टैक्स के रूप में नगद, लंक बटाई, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से लंक बटाई, अनाज बटाई, खेत बटाई। लंक बटाई मतलब सोचो लंक जानते हैं क्या होता है? यानी कि खेत को जैसे गेहूं है काट के ऐसे बोझ बांध के बांट लिया, वो लंक बटाई कहते हैं। इसको लांक कहा जाता है। लांक अच्छा है, लंक बटाई। दाना निकालने के बाद उसकी बटाई हो जाती थी। खेत ही बांट लेते, कितने आपने बोया खेत, उसके कितना टैक्स हुआ, जो राजा को चला जाता था। जब अंग्रेज आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, अच्छा खैर ये होता था कि उस समय जब अंग्रेज नहीं आए थे, उसके पहले है कि वो जो भूमि जोतने वाला होता था तो बड़ी मुश्किल से बेदखल किया जाता था। वो राजा को टैक्स जब तक देता रहता था, कुछ नहीं बोलता था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आता, जमींदारी प्रथा पश्चिम बंगाल, बिहार में लागू करता है, तो ये क्या करता है? तो जो जमींदार थे, हाँ, जो टैक्स वसूलते थे, उन्होंने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया। जो जमीन किसान जोतते बोते थे और राजा को केवल टैक्स दे देते, लेकिन उस जमीन का मालिक होते थे। कॉर्नवालिस आता जमींदारी प्रथा, तो जमींदारों को मालिक बना। राजा वहां पे सरकार भी नहीं, ब्रिटिश सरकार भी नहीं मालिक जमीन का, स्वामी न किसान है, उसके कौन से स्वामी हो गए? जमींदार हो गए। और उसने कहा कि 1/10 भाग आपको वो जमींदार वसूलेगा। कितना था? 11/10 वसूलेगा और 1/10 अपने पास वो रख लेता था। 11/10 कितना रखता था? लेकिन 90 अपने पास वो देंगे। अरे 90% वो सरकार देते थे, 10% वो रख लेते, जमींदार रख लेते थे। ये होता। और मालिक किसको बना दिया? जमींदार को बना दिया। किसान मालिक नहीं रहा, वो केवल बटाईदार हो गया। लेकिन उसके पहले जो थे बटाईदार था, लेकिन उसको बेदखल नहीं किया जाता। इसने कहा था, एक सनसेट नियम लाया। सनसेट नियम जानते होंगे? उस डेट को, सूरज डूबने से पहले अगर आपने उसका टैक्स जमा नहीं किया
तो उस किसान को जमीन किसी दूसरे को बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था, जमींदार को। जमींदार उनको जमीन किसी दूसरे को देता था, उनको बेदखल करिए जमींदार से। अंग्रेजों का उद्देश्य था कि ये जमींदार जो रहेंगे, तो चूंकि ये अंग्रेजों पर निर्भर रहेंगे, तो ये उसमें स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बांध का काम किया था। ये जमींदार थे, वो अंग्रेजों के पक्ष में, क्योंकि उनका हित क्या था, अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था, और ये बड़े जुल्म करते थे किसानों पर। तो मालिक कौन हो गया, जमींदार हो गया, जमींदार पर था। दूसरी बात, जो रैयतवाड़ी आई हुई था तमिलनाडु में, तो वहां इतनी उपजाऊ भूमि नहीं थी, तो रैयत मतलब किसान होता है, वहां पे किसानों को ही भूस्वामी रहने दिया गया, लेकिन टैक्स 50% कर दिया गया। वहां अक्सर मद्रास प्रेसिडेंसी में सूखा पड़ता था, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह एरिया था, अक्सर सूखा पड़ता रहता था उसमें। और अब क्या होता है कि जमींदार की जगह पे वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था, यानी कि उस जमीन का मालिक रैयत तो होता था, लेकिन टैक्स नहीं देता था, उसकी जमीन छीन जाती। महलवाड़, महल मतलब गांव होता है, ये अवध और आगरा प्रांत में लागू किया गया था। इसमें तो पूरे गांव को एक इकाई मान लिया जाता था, और पूरे गांव के लोगों की जितनी जमीन थी, तो पूरे गांव पे टैक्स लगाया जाता था, टैक्स दिया जाता था, यानी कि उस गांव के मुखिया से वसूला जाता था। तो इस तरह से किसान क्या था, एक तरह से बटाईदार होकर, उसके पास जमीन का मालिक नहीं था। 1950 में उत्तर प्रदेश जब भारत आया, 1950 में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे राज्यों में लागू हुआ है, जमींदारी उन्मूलन कानून बना। जमींदारी उन्मूलन कानून बना उत्तर प्रदेश में, और 1952 में इसे लागू किया गया। अब क्या गया, इस सारे जमींदारों को उड़ा दिया गया, सब जमीन के मालिक जमींदार ना होके उत्तर प्रदेश सरकार होगी। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं केवल। अब उसमें सरकार में नहीं होगी, पूरी जमीन का स्वामी गवर्नमेंट हो गई। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसको बाय ऑन रिकॉर्ड उस किसानों को जो उस पर काम करने वाला है, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, भूमि उसकी है जो उस पर जोतता है, भूमि जोतने वालों की गांधी आंदोलन चला। तो 1952 में ये जब सबसे बड़ा सुधार हुआ था, ये आप लोग की बात कर रहे थे कि लैंड ओनरशिप। तो अब ये ओनर क्या होगा, गवर्नमेंट। सारी जमीन जमींदारों से लेकर सरकार को देगी। बेस्टेड लिखा गया है उत्तर प्रदेश की, बेस्टेड यानी कि पूरी जमीन होती है कृषि योग्य भूमि, तो उत्तर प्रदेश सरकार में निहित होगी। ये जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो 1952 में आया था, उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम 1952 में लागू हुआ। तो सारी जमीन जमींदारों से लेकर और जमींदारों को मुआवजा दिया गया। प्रिवी पर्स का नाम सुना होगा, समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने 1960 में। तो इनको जिनसे जमीन ले गई तो उनको दिया जाता था, एक गुजारा भत्ता टाइप का दिया जाता, राजा महाराजा जमींदार होते थे। 1967 में 69 में आती इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स सबका समाप्त कर देती था, कोई पर सरकार देखी इनको जमींदार खत्म करो। रैयतवाड़ी तो ये हर राज्यों में लागू किया गया, यानी कि जमीन पूरी सरकारी की हो गई और सरकार ने उसको जोतने वालों को बांट दी। तो अब क्या हुआ, किसान अब एक तरह से उसका स्वामी हो गया। अब किसान पे जैसे हम लोग क्या हो गया, किसान के मालिक हैं, अपने जमीन हमने खरीदा, हमारे अधिकार में है। लेकिन अभी भी जमीन की मालिक सरकार होती है। जब उसको एक्वायर करना होता है तो कहे तो मुआवजा देके आपकी जमीन ले सकती है। जिस हाईवे निकल रहा, आप कह दो कि हमारी जमीन भाई, हम तो इसके मालिक हैं, हम नहीं देंगे जमीन। ये पहला संविधान संशोधन इसी पर हुआ था। हाँ, जो पहला संविधान संशोधन जमीन को लेके हुआ था भाई, कि अगर कोई सरकार सुधारों को लागू करना चाहती है तो उसे जमीन एक्वायर करना पड़ेगा। बड़े लोगों से छीन के छोटों को लेने देना। और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है। शंकरी प्रसाद के केस में कहा, सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता और संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। अब किसी से मूल अधिकार ले नहीं सकते तो पब्लिक सार्वजनिक कार्य करना कैसे करोगे? अगर हमें बाईपास निकालना, रोड निकालना है, उसका फंडामेंटल राइट्स है और उसमें संशोधन कर नहीं सकते। जब उससे ले ही नहीं पाओगे तो सुधारों कैसे लागू करोगे? पहला संशोधन शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और आया, गोलकनाथ में वही केस को उलट देता है, कहता नहीं मूल अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता है। फिर केशवानंद भारती केस आती है, मिनरवा मिल आती है, केस आती है, इसी जमीन को लेकर सब ये मुकदमे आए हैं। आर्टिकल 301। लेकिन फिर जनता दल की सरकार आती है तो संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार को समाप्त कर देती है। 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से 42 से 44 अधिकार कर दिया। नहीं, वो समाप्त कर दिया, मूल अधिकार नहीं रहा। 31 को समाप्त कर दिया गया। अब जब ये मूल अधिकार नहीं रहा तो सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए आपकी जमीन को एक्वायर करके उस पर सार्वजनिक कार्य करती है, क्योंकि आपके व्यक्तिगत यूज में आ रही जमीन और वो पूरे समाज के, देश के लिए काम आ रही है। तो ये संशोधन सरकार ने 39 BC के तहत एक्वायर किया था ना।
20 कर दो 31 नहीं वो तो 39 BCD उसमें कहा गया है, वो फंड वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह उपयोग करेगी कि किसी एक व्यक्ति में इसका संकेंद्रण ना हो, एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा संपत्ति हो, किसी पर कुछ ना हो। तो ऐसा करके सार्वजनिक उत्पादन के साधनों का किसी एक व्यक्ति में समाज के हित में अहितकर संकेंद्रण ना हो, ये बात कही गई है। तो इसी को लागू करने के लिए 39 डी है, 39 डी है, इसी को लागू डी वाला समाज का समान देता है इसे। तो 39 को लागू करने के लिए संशोधन करने पड़े। तो उसके बाद होता है लैंड होल्डिंग्स होता है, तो ये उसको मालिक किसको बना दिया गया, अब किसान बना दिया गया। बात समझ रहे, ये थोड़ा सा इसके पीछे इतिहास था। अब क्या है कि मालिक कौन है, ऐसे तो किसान है, लेकिन सार्वजनिक हित में व्यक्तिगत रूप से अपने किसान जमीन के मालिक है, घर के मालिक है, लेकिन सार्वजनिक हित में अगर हमारा रोड चौड़ा हो रहा है, मकान गिराई जा रही है, तो सरकार मकान गिरा देगी, क्योंकि वो जो हाईवे निकल रहा है, रोड है, वो सार्वजनिक हित में है और हमारा व्यक्तिगत हित में है, हमको उसको मुआवजा देगी, लेकिन उसको अधिकार नहीं गिराने का। अगर हमें संपत्ति का अधिकार होता है, कोर्ट चले जाते, खड़े हो जाते, पता नहीं गिरा सकते हो, तो सार्वजनिक कार्य हो ही नहीं पाता। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मतलब भी सीखे थे कि सार्वजनिक वेलफेयर के लिए आप किसी की संपत्ति ऐसे ही हड़प नहीं सकते, मैं मुआवजा देना पड़ेगा ना, वो भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे किसी की भी मुआवजा देकर नहीं हड़प सकते। ऐसा अभी तो कोर्ट ने दिया आदेश कि फंडामेंटल वेलफेयर के अभी वो लिए उसका एक्सेप्टेंस हो गया अधिकार के लिए। अभी वो इस तरह के नहीं है। चलिए, तो ये बात क्लियर हुई। अब लेकिन भूजोत होता है, लैंड होल्डिंग्स होती है। लैंड होल्डिंग्स मतलब होता है कि एक व्यक्ति में हमारे पास जो कहां से डिलीट कर दे पूरा, नहीं ये आपको बैक करना है, पेज ले लिया है। लैंड होल्डिंग्स है, जिनको दूर होना तो जा रहा है। लैंड होल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि हमारी खेत जोतों का आकार कितना है। हाँ, लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ भूजोतों का आकार, मतलब कि एक खेत जो है उसका साइज क्या है। तो पूरे इंडिया का औसत आकार 1.16 हेक्टेयर है। ये एवरेज है पूरे देश का, लेकिन औसत है और हर राज्य में अलग अलग है। अब इसमें एक कैटेगरी दी गई है भूजोतों का आकार, तो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये सीमांत लिखिए, भूजोतों का आकार लिखिए पहले। सीमांत 1 हेक्टेयर से कम, एक हेक्टेयर से कम। लघु सीमांत, लघु, ये क्या कसरत बता रहे हैं, कसरत क्या लैंड होल्डिंग्स है। लघु, मध्यम, अभी बता रहे मध्यम, उच्च मध्यम। सर उच्च मध्यम था, उसके बाद मध्यम था, फिर उसके बाद बढ़ा था। सीमांत, लघु, मध्यम, उच्च पहले मध्यम, लघु मिडिल भी तो होगा, लघु मध्यम, फिर मध्यम, फिर ये सब प्लस से आप ले लो ना, क्यों उसमें बना कौन प्लस? प्लस? देखो इसमें बोर्ड में प्लस दिखा रहा कहीं पे, उसको क्लिक करो, ये पीछे हटता जाता है ना। कोने पे देखो प्लस करो, अच्छा ये वाला, इस पे प्लस पे क्लिक करो, सिर्फ प्लस पे ये प्लस कहाँ, ये वाला। हाँ इस पे करो बस। अच्छा नया आ जाएगा। हाँ नया अरे, थोड़ा सा पहले बताना चाहिए, बता तो नहीं। बहुत मोटा हो गया। सीमांत, लघु, उच्च मध्यम, उच्च मध्यम और मध्यम, फिर बृहद। उच्च मध्यम 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 के नहीं, बाद होगा मुझे। मध्यम कर दो और उसमें आता है बृहद। मध्यम के बाद उच्च मध्यम होती है। सीमांत 1 हेक्टेयर, ये है 1 हेक्टेयर से कम, से कम, 1 से 2, ये कितना है मध्यम, 2 से 4, ये 4 से 2 से 4, ये 4 से अधिक, 4 से 10, 4 से 10 है 10 से अधिक, और 10 से अधिक है।
ये इतने साइज के हैं जोतों का। तो हमारे यहाँ जानते हैं क्या, ये जोतों का आकार छोटा है। जोतों का आकार छोटा होने से जानते हैं क्या समस्या होती है? इससे जुताई गुड़ाई बुआई उसमें जो आदान है, इनपुट्स है, वो डालने में दिक्कत होती है और उसकी उत्पादकता कम हो जाती है उसके, और आपका टाइम बहुत लगता है, उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, लागत बढ़ जाती है। आपके छोटे छोटे खेत कई टुकड़ों में है तो ये लागत बढ़ जाती है। तो इस समय सीमांत जानते कितने % है? 68%। उसी के लिए तो चकबंदी प्रणाली चाहिए थी। 68% सीमांत जोतों का आकार 60, सीमांत नहीं लघु सीमांत 68% तो ये है और है कि है। इसका रीजन क्या है? हमारे यहाँ पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, उत्तराधिकार का नियम। इसका रीजन क्या है? उत्तराधिकार का नियम है, क्योंकि उसके सारे बच्चों में जमीन बढ़ जाती है तो टुकड़ों में बढ़ती जाती है। ये बहुत मोटा हो गया, कैसे पतला वाला कोई है? नहीं सर, आप ऐसे लिखो, कोई नहीं, बदलते नहीं है। ठीक है, उत्तराधिकार का नियम है, इसके कारण हो गया। ये 68% है। बड़ी जोतों का आकार बहुत कम है। इसका ये 68% किसका है? सीमांत का है और उसका है 15%। कितना है? हम बता रहे, लिख लिए। 68% है, 28% है 1 से 4 हेक्टेयर मध्यम वाला, और 4 हेक्टेयर से है 5%। ये है 5%। ये वाला है 28%। और ये मध्यम एक ही में करिए, जितना वो ना करिए। 28%, 5%। और 28% ये अकेले लगूंगा। अरे राउंड फिगर में आप केवल इतना समझ लो ना, केवल राउंड पे क्यों आंकड़ों पीछे पड़े हो? ये कितने हुए? 28, 68 कितने हुए? 8, 8, 16, 6, 2, 8, 9 है 98% हो गया। 98 तो ये और कम है, 28% है, ये कम है थोड़ा सा, मुझे लगता है दोनों वाला। 1 हेक्टेयर से 28% का, 1 से 4 हेक्टेयर 5%, 4 हेक्टेयर से अधिक है उसके अंतर्गत 19, 44% और 37% भाग नहीं है। सभी में डालोगे तो ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा परेशान कर रहा जानना है यार, जाओ सीधे, बीच में नहीं डिस्टर्ब करो। ये आपका जोतों का आकार है। तो जोतों का आकार का नियम ये बस इतना ही पढ़ना है कि उत्तराधिकार का नियम है। इससे क्या होता है कि हमारी लागत बढ़ जाती है, उत्पादकता कम हो जाती है। छोटे मेंटेन उसको हैंडल करना, उसको उत्पादन करना कठिन होता है। तो हमारे जोतों का आकार छोटा है, हमारे जोतों का आकार छोटा होने का रीजन क्या है? उत्तराधिकार का नियम। फिर अगला क्या था? चकबंदी। हाँ, चकबंदी। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य बिखरे हुए खेतों का इकट्ठा करके बड़े भूखंड का रूप देना। इसको 10 राज्यों में शुरू किया गया था। इसे 10 राज्यों में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसकी प्रगति संतोषजनक रही। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसकी प्रगति संतोषजनक रही। इसमें देखिए शेष राज्यों में कुछ कमियों के कारण
यह लोकप्रिय नहीं हो पाई। क्षमियों के भ्रष्टाचार के कारण ऐसा होता था कि जैसे कि खेत को इकट्ठा किया, पूरे गांव के खेत को, जैसे नहीं, पूरे गांव को खेत को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया था, फिर वो गांव के लोगों को टुकड़ों में से आपका खेत कितना उसी रेशो में बांट दिया जाता था। इसमें ये होता था कि अब किसी का अच्छा खेत था तो वो खराब जगह मिल जाता था तो विरोध करने लगता था, और खराब वाले को अच्छी जगह मिल जाता था। भ्रष्टाचार, जैसे कि पैसे दे दिए तो पैसे दे दिए, वही तो ये कमियां ही कमियां थी भ्रष्टाचार का कारण। पैसा दे दिया तो आपका खेत वहाँ फेंक दिया, उसको वहाँ उठा वहाँ फेंक दिया इधर उधर, और उस मालियत के हिसाब से नहीं दी। तो कई राज्यों में इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया, केवल उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा में संतोषजनक रही। और सुनिए, दूसरी ये बात रही कि ये एग्रीकल्चर क्या है, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं, तो सभी राज्यों में समानता नहीं है। अगर सेंट्रल होता है तो बता रहे कि उसमें प्रभुत्व विभाग नहीं है। अगर अन्य राज्यों में भी अगर ऐसा ही रहता, सेंट्रल बनाता कानून, तो ये एक जैसा कानून होता तो लागू किया जाता। तो इस कुछ कमियों के कारण ये चकबंदी नहीं लागू। कारण ये था कि ये अपने रिश्तेदारों में बांट दिए थे पहले ही, वो तो हदबंदी वाला अभी बता रहे हैं। क्योंकि ये इसमें न्यायपालिका की भी हस्तक्षेप था। हाँ, वो हदबंदी वाला है, लेकिन हदबंदी है। हदबंदी हदबंदी भूमि की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय करना। कितने बजे तक पास है? वैसे तो है 4:30 तक, बट सब 4 बजे तक है। आप नहीं आपके मतलब थोड़ा सा स्पीड के साथ कम्युनिकेट बच्चे नहीं कर पाते। तो स्पीड तो धीमी हो गई, बच्चे थोड़ा सा ये उबाऊ सब्जेक्ट होता है, ये वाला थोड़ा ऐसा होता है, उबाऊ वाला होता है, आपको इंटरेस्ट कम मजा आता है। कुछ चीज़ों में आपको बहुत मजा, कुछ इंटरेस्ट है तो जिससे नहीं होता है, टेस्टी नहीं होता है। लेकिन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा आगे की चीज़ इसी पर डिपेंड करेगी। जब एग्रीकल्चर में आगे बढ़ेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा हद तक इस पर डिपेंड करेगी। हाँ, तो हदबंदी यह होता है भूमि की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय करना। इस पर कई बार कानून बनाए गए, 1905 में, 1972 में, फिर उसके बाद बनाए गए कानून। तो लेकिन पहले सुन लीजिए, पहले किया गया क्या, एक व्यक्ति के पास कितनी अधिकतम भूमि होनी चाहिए, कितनी न्यूनतम भूमि होनी चाहिए, ये 1905 में कानून बना था। 1972 में जो कानून बना हदबंदी के लिए, न्यूनतम समझ रहे हैं, एक व्यक्ति को अधिकतम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए उसके नाम से। न्यूनतम 1 एकड़ हमने कर दिया, अधिकतम कर दिया हमने कि 10 एकड़ कर दिया भूमि। इससे ज्यादा अगर भूमि होगी तो उसकी नहीं सरकार की हो जाएगी, उससे कम भूमि होगा तो बेच नहीं सकता, यानी कि उसकी रजिस्ट्री नहीं कर सकता। ये सुधार लाया गया। अब ये हदबंद जो न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय किया गया 1972, पहले तो एक व्यक्ति के हिसाब से तय किया गया, बाद में परिवार के हिसाब से तय किया कि एक परिवार 5 व्यक्तियों का परिवार है तो उसके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। तो सिंचित और गैर सिंचित भूमि के लिए अलग अलग था। सिंचित भूमि के लिए जिस पर की था तो उसके लिए 1 एकड़ था। 5 व्यक्ति के परिवार के लिए न्यूनतम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो जो शेड्यूल कास्ट यहाँ पे है नहीं, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों का है तो उनकी जमीन अगर 1 एकड़ से कम है तो बैनामा नहीं हो सकता है, बैनामा उसका नहीं बेच नहीं सकता है। और अधिकतम सीमा 12 एकड़ उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि का है, ये अधिकतम एकड़ 12 एकड़ है, 60 बीघे। अधिकतम सीमा 12 एकड़ है। असिंचित भूमि के लिए 18 एकड़ है और इससे ज्यादा है 18 एकड़ असिंचित भूमि, जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है एक व्यक्ति के लिए ज्यादा, उसकी सीमा ज्यादा थी। वो कुछ लोगों के पास कहते मेरे पास 300 बीघे है, 400 बीघे जमीन है, तो उसमें ये दिखा गया कि उनके नाम से भूमि तो पहले थी, पहले सिंचित नहीं थी, लेकिन सिंचाई की सुविधाओं का विकास हो गया, अब उनकी भूमि ज्यादा हो गई। जब भी चकबंदी आएगी ये वाला नियम आएगा तो जो भी सरप्लस भूमि होगी वो ले ली जाएगी। और जब भी चकबंदी होती है तो 10% भूमि आपकी कम हो जाती है, वो भूमि ले ली हो जाती है ना, वो भूमि लेके किसी भूमिहीन को दे दी जाती है। जिससे ज्यादा सबके 10%, जिससे ज्यादा एक सीमा से जैसे 10 बीघा वाला तो उसका 9 बीघा रहेगा, 1 बीघा हट जाएगा, चकबंदी होगी तो 1 बीघा कम हो जाएगा और वो सारी भूमि उसकी एक जगह हो जाएगी। तो हाँ, ये चकबंदी में लागू होता है, भूमि सुधार में दिया जाता है। तो ये न्यूनतम सीमा तय की, अधिकतम सीमा तय कर दी गई। तो अधिकतम सीमा तय करने से होता है कि एक ही व्यक्ति के पास जब ज्यादा जमीन हो जाएगी तो पता वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है, वो शहर में रह रहा है, बटाई दे रहा है, वो किसी के पास एकदम से नहीं भूमि है। तो समानता लाने के लिए जो
डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 39 संविधान में। 39 का कहता है कि भूमि के सार्वजनिक उत्पादन के साधनों का किसी एक व्यक्ति में संकेंद्रण न होने पाए, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला संविधान संशोधन ला गया और संपत्ति मूल अधिकार को हटा दिया गया। अगर सर किसी की 30 बीघा है तो उसमें सर एक बीघा जाएगी, 3 बीघा 3 बीघा जाएगी, 10% वो आपको पता है, लेकिन एक जगह हो जाएगी भूमि, वो जो 10% भूमि बचती है, अभी एक चेक की कुछ भूमि निकलती है, वो भूमि है, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास 1 बीघा भूमि नहीं है तो वो उसको दी जाएगी। अगर जिसके पास 1 ही बीघा है, 1 ही बीघा है तो उसका क्या कार्य कहा जाएगा यार? नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा। 2 बिस्वा चली जाएगी, 2 बिस्वा चली जाएगी। नहीं, वो एक सीमा है। पता लगे के तो एक एकड़ में होता है वो ऐसा। अरे नंगा क्या नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा यार, 1 ही बीघा तो खा जाएगा। अच्छा, और जो बचना चाहे वो बच सकती है क्या? ये ऐसा